हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरी क्लासेस ज्ञान स्थलम में। मैं आपका धीरेन्द्र सर। जो आरआरबी ग्रुप डी में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं पुष्प के जनन से, तो हम उसको उस पार्ट को जो है क्लियर करेंगे। देखेंगे बच्चों, पुष्प से बीज तक, पुष्प जो है उसके बनने से और बीज बीज को बनने तक उसको हम पढ़ेंगे। पौधे में जीवन का चक्र, पौधे में जीवन जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन की एक सचित्र यात्रा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हम देखते हैं बच्चों क्या देखते हैं इसमें। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, दो लिंगों का क्या होता है, होना आवश्यक होता है। विभिन्नता और विकास का आधार, उसमें अगर लैंगिक जनन है तो क्या उसमें विभिन्नता होती है? हाँ बच्चों, विभिन्नता होती है। देखेंगे बच्चों, पहले तो परिभाषा देखेंगे। नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीव, नर एवं मादा की भागीदारी होती है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा की क्या होती है बच्चों? भागीदारी होती है। तो उसी को ही लैंगिक जनन कहते हैं। और बच्चों क्या करते हैं? नई संतति उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नई संतति उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन के द्वारा जो है नई संतति उत्पन्न होती है, और अलैंगिक जनन से वही जो है नई संतति की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, प्रक्रिया है दो भिन्न जीवों से प्राप्त, अलग अलग जीव होंगे नर और मादा, उनसे प्राप्त डीएनए का समाहित होना, जिससे युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। उनके मिलने से क्या होता है बच्चों? युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? युग्मनज का या जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, परिणाम क्या निकलता है? संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसमें क्या होता है, माँ बाप से थोड़ी हट करके बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बच्चों भिन्नता होती हैं। यह समष्टि के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक है, और ये विकास के लिए क्या है बच्चों? आवश्यक है। लैंगिक जनन से दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित करते हैं, किंतु यदि संतति पीढ़ी में जनन जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्ण पीढ़ी की अपेक्षा अधिक होगी, अर्थात दोगुनी होती जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे मिलिए मुख्य पात्र से पुष्प की संरचना से। अब हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना देखो बच्चों, हम देखते हैं बाह्यदल पुंज। क्या देखते हैं बच्चों? बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज देखो बच्चों, हरी पत्तियों जैसी संरचना जो कली की रक्षा करती है। देखो बच्चों, ये बाह्यदल पुंज है। तो हरी पत्ती जैसी लग रही है, हर कैसी है बच्चों? हरा है, हरा भाग है बाह्यदल पुंज जैसी संरचना जो कली की रक्षा करती है। किसकी रक्षा कर रही है? इस वाले कली की, इस वाले कली की क्या रक्षा करती है? तो इसको क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्यदल पुंज। एक बार समझ लो, ये जो हरा जो फूल से नीचे का जो भाग होता है उसे हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पुमंग। क्या है बच्चों? पुमंग। तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसरों से बना होता है। तो बच्चों पुष्प का नर जनन अंग पुमंग कहलाता है। पुष्प का जो जनन नर जनन अंग होता है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें नर भी है और मादा भी। एक पुष्प में नर भी है और मादा भी है। ये क्या है? नर है। तो बच्चों ये पुमंग है। ये देखो बच्चों, ये क्या है? पुमंग है। ये बच्चों पराग कण है, कण है। देखो बच्चों, आगे हम बताएंगे। ये क्या है? जायांग। पुमंग जो है नर जनन अंग होता है, जायांग जो है मादा अंग होता है। तो पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर से बना होता है। तो बच्चों किससे बना होता है? स्त्री केसर से। ये पुंकेसरों से बना होता है।
पुमंग जो है पुंकेसर से बना होता है और जायंग जो है स्त्री केसर से बना होता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? स्त्री केसर जो मादा जनन अंग है वो कौन सा है? जायंग। किससे बना है? स्त्री केसर से। ठीक है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है दलपुंज। एक था बाह्य दलपुंज और दूसरा है दलपुंज। तो पंखुड़ियां जो परागकणों को आकर्षित करती हैं, तो पंखुड़ियां ये क्या है बच्चों? ये पंखुड़ियां हैं जो अपन लोग गुलाब वगैरह कमलों से सुगंधित जो इत्र वगैरह सुगंध लेते हैं, उससे जो है वो दलपुंज कहलाता है। तो पंखुड़ियां जो परागकणों को आकर्षित करती है, परागकण ये हैं, पंखुड़ियां क्या करती है? आकर्षित करती है। इसे ही हम क्या करते हैं? दलपुंज कहते हैं। पुरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पुरूला कहा जाता है। तो हमने पुष्पी संरचना देख ली। हमने क्या देखा बच्चों? पुष्पी संरचना देखी। तो आप देखते हैं, आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो पुष्पी संरचना देखने से हमें ये तो मालूम चल गया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग, ये 4 चीजें हमें मालूम चल गई। अब देखते हैं बच्चों नरभाग। ये जो पुंकेसर स्टेमेन कहा जाता है बच्चों, तो नरभाग जो होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर। अब देखते हैं बच्चों, इस जो आकृति में परागाशय वह है भाग जहां परागकणों का उत्पादन होता है। तो ये बच्चों क्या है? परागकणों का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो परागाशय है परागकणों का जहां क्या होता है? उत्पादन होता है। और ये क्या है बच्चों? पुतंतु है। क्या है? वह है डंठल जो परागाशय को सहारा देता है। तो परागाशय को क्या दे रहा है? ये पुतंतु क्या दे रहा? सहारा देता है। तो उसे क्या कहते हैं? पुतंतु। तो हमने जो बाह्य दलपुंज समझा, दलपुंज समझ लिया, जायंग समझ लिया, पुमंग समझ लिया। अब हम क्या पढ़े? नरभाग का पुंकेसर समझ लिया। उसमें पुंकेसर में क्या क्या होता है? परागाशय। तो परागा जो पुतंतु होता है परागाशय का क्या दे रहा है? सहारा दे रहा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, मादा भाग क्या है? स्त्री केसर। क्या है भाग बच्चों? मादा स्त्री केसर। तो जायंग हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है बच्चों? वर्तिकाग्र होता है। परागकणों के लिए चिपचिपा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों हम देख रहे हैं स्त्री केसर में, मादा भाग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि चिपचिपेसा पदार्थ होता है। कैसा होता है बच्चों? चिपचिपासा पदार्थ होता है। तो वो क्या करता है? परागकणों को चिपका लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? चिपका लेता है। ये क्या है बच्चों? वर्तिका। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये क्या है बच्चों? वर्तिका है। क्या है बच्चों? वर्तिका है। वह है नली जो वर्तिका को अंडाशय से जोड़ती है। तो बच्चों ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है बच्चों? अंडाशय है। क्या है बच्चों? अंडाशय है। तो बच्चों वर्तिकाग्र जो है और अंडाशय, इनको कौन जोड़ता है? वर्तिकाग्र। वर्तिका वह है नली जो वर्तिका को अंडाशय से जोड़ती है। वो कौन कौन सहारा दे रहा है? वर्तिका। ठीक है। अंडाशय, अंडाशय इसमें बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? इसमें ये क्या है बच्चों? बीजांड है। तो जो अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाते हैं। और निषेचन के जब निषेचन हो जाता है तो ये बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने नर भाग को पढ़ लिया, पुंकेसर पढ़ा, परागाशय समझ लिया, पुतंतु समझ लिया, वर्तिका समझ लिया, वर्तिका समझ लिया, अंडाशय समझ लिया। तो बच्चों एक एक भाग को हमने समझा। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहला कदम परागण की प्रक्रिया। अब जो परागण की प्रक्रिया होता है, पहला कदम के बीज पुष्प से बीज कैसे बनता है, पहली प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों, पहले
ये देखो मधुमक्खी है, इस पर बैठी, फिर यहाँ पर चल करके यहाँ बैठ गया, तो इसके पैरों में जो परागकण चिपक जाते हैं, तो पैर से परागकण चिपक करके ये कहाँ चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। कहाँ चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो प्रभाव समझेंगे, परागकणों का किसी पुष्प के परागाशय से निकलकर जो परागकण है, ये क्या है, परागकण। क्या है बच्चों, परागकण। तो लिखा है परागकणों का किसी पुष्प के परागाशय से निकलकर, जो पुष्प होता है उसके परागाशय से निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब बच्चों देखो, उसी जाति का होना चाहिए। क्या लिखा है बच्चों, उसी जाति का होना चाहिए। वह प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है, परागण कहलाती। महत्व क्या होता है, यह निषेचन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अगर परागकण क्या हो गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो यह निषेचन की क्या है, एक अनिवार्य शर्त होती है, जिसके बिना बीज का निर्माण संभव नहीं है। निषेचन क्रिया नहीं होगी तो बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो बच्चों दूसरा रास्ता, एक मंजिल स्वपरागण बनाम पर परागण। अब दूसरा ही रास्ता होता है। देखो बच्चों देखते हैं अपन, तो स्वपरागण क्या होता है, परागण तो हमने समझ लिया। परागण क्या समझा बच्चों, कि बच्चों परागकण जो है वर्तिकाग्र पर मधुमक्खी के पैरों में चिपक जाते हैं और दूसरे जो है वहां पर पराग वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वो निषेचन क्रिया होने लगती है। अब देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसा प्रक्रिया, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो अगर एक ही पुष्प है, उसी के परागकण और वर्तिकाग्र पर उसी में पहुंच गया। देखो बच्चों देख रहे हैं, ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये क्या है बच्चों, परागकण। ये क्या है बच्चों, वर्तिकाग्र। तो ये परागकण है, परागकण है। ये क्या है, ये भी परागकण है। ये क्या है, हम थोड़ी हलने डुलने से ये क्या हो जाते, यहीं पर चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं बच्चों, चिपक जाते हैं। और वर्तिकाग्र पर चिपक जाने के बाद ये जो है वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं। अंडाशय में पहुंचने के बाद निषेचन की प्रक्रिया होने लगती है। निषेचन के बाद जो है बीज परिवर्तित होने लगते हैं। तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। लाभ क्या होता है, परागकण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वपरागण में किसी बाह्य साधन की नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। हानि क्या होती है, उत्पन्न बीजों से बने पौधे दुर्बल होते हैं। वो तो उत्पन्न बीजों से क्या होते हैं, बने पौधे क्या हो जाते हैं, इनसे दुर्बल बीज उत्पन्न होते हैं। नई जातियों का विकास नहीं हो पाता, नई जाति नहीं बन पाती इसमें। अब बच्चों पर परागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हम देख रहे हैं, दो पुष्प दिख रहे हैं और एक मधुमक्खी दिख रही है। दो पुष्प एक मधुमक्खी दिख रही है, एक पुष्प से लेकर एक पुष्प होकर के वो क्या जा रही है, दूसरे पुष्प पर जा रही है। तो हम देखेंगे प्रक्रिया क्या है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो पर परागण में क्या होता है, एक ही जाति के पुष्प होते हैं। तो एक जाति के एक जो है पुष्प है, उस पर मधुमक्खी बैठी, उस पर क्या हो जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्प पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं परागकण। तो उसमें क्या हो जाते हैं, अंडाशय तक वो परागकण पहुंच जाते हैं और निषेचन प्रक्रिया होने लगती है और बीज में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। हम देखते हैं ज्यादातर जो पुष्प होते हैं उस पर मधुमक्खी, भौरे वगैरह बैठते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया से बीज का निर्माण होता है बच्चों। देखा आपने अपने खेतों में जाना, नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में अब पुष्प जब आते हैं तो उसमें देखा मधुमक्खी ज्यादा
चिपके हुए रहते हैं। हाँ, आओ। प्रक्रिया क्या है? लाभ क्या होता है? उत्पन्न बीज संख्या से अधिक बड़े, भारी तथा स्वस्थ होते हैं। इससे नई जातियां उत्पन्न होती हैं। अब बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें जो बीज होता है वो स्वस्थ होता है, और जाति जो नया बीज बनता है वो नई जाति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। हानि क्या होती है? परागण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। परागण जब होता है उस पर क्या होता है कि बाह्य साधन होना चाहिए, दूसरे फूल से कण आएंगे तब वो जो है बीज में परिवर्तित होगा। तो हमने देखा बच्चों, एक तो हो गया स्वपरागण परिभाषा समझ ली, पर परागण समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, परागण और निषेचन में अंतर क्या होता है? परागण और निषेचन में अंतर, तो एक भौतिक क्रिया बनाम एक जैविक क्रिया होती है। भौतिक क्रिया होती है परागण और जैविक क्रिया होती है निषेचन। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन पढ़ेंगे अपन लोग। पॉलिनेशन में हमें इस चित्र में दिख रहा है जो पराग कण है वो कहां पर? वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। कहां पर पहुंच रहे हैं बच्चों? वर्तिकाग्र पर। ये क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र है। तो प्रकृति यह एक बाह्य क्रिया होती है। परागण में क्या होता है? एक बाह्य क्रिया होती है, बाह्य क्रिया होती है। परिभाषा, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ये पुंकेसर है, परागकण है, ये कहां पहुंच रहे हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। वर्तिकाग्र ये क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र है। तो परागकण कहां पहुंच रहे हैं बच्चों? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। समय यह निषेचन से पहले होती है। निषेचन क्या होता है? परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा, और निषेचन तो क्या होता है? बाद में होता है निषेचन, जब वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है। और वर्तिकाग्र से, ये वर्तिकाग्र है, क्या है बच्चों? वर्तिका है। तो वर्तिका से होते हुए यहाँ पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। तो हमने परागण समझ लिया, अब निषेचन समझे। फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रकृति का यह एक आंतरिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? परागण बाह्य क्रिया है और निषेचन आंतरिक क्रिया है। ये क्या है? मादा में होती है, अंडाशय में। अंडाशय में निषेचन क्रिया होती है। परिभाषा है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाने की प्रक्रिया। जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो ये युग्मनज क्या करता है? बना ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। समय यह परागण के बाद होती है। ये क्या होती है? समय जो है, ये निषेचन क्रिया क्या होती है? जब परागण हो जाता है इसके बाद जो है निषेचन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन, पराग नलिका का सफर। अब देखेंगे बच्चों इस चित्र में पराग नलिका का सफर। तो वर्तिकाग्र से बीजांड तक, अब सफर क्या है? वर्तिका से बीजांड तक पहुंचने का सफर देखेंगे। तो पहले हमने पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, तो हम देखेंगे वर्तिकाग्र पर। वर्तिका क्या होती है बच्चे? ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर ये क्या पहुंचा? बीजांड, परागकण पहुंचे। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या पहुंचे? परागकण। परागकण जो है कहां पर पहुंचते हैं? तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण से एक पतली नली निकलती है। तो परागकण से क्या निकलती है? पतली नली, जिसे पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परागकण से एक पतली परागकण से क्या निकलती है? पतली नलिका निकलती है। उसे क्या कहते हैं? पराग नली। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? पराग नलिका। क्या कहेंगे बच्चों? पराग नलिका। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण जो होता है, परागकण जो होते हैं कहां पर पहुंच गए? वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो वर्तिकाग्र पहुंचने के बाद परागकण से एक पतली नली निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। अब पराग नलिका निकल आई यहाँ पर,
यह नलिका वर्तिकाक्ष से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। तो बच्चों यहाँ कहाँ पर पहुंची, यहाँ पर चौथे नंबर पर। कहाँ पर पहुंची बच्चों, चौथे नंबर पर। कहाँ पर पहुंची, चौथे नंबर। तो कहाँ पर पहुंची, बीजांड। तो बच्चों ये जो वर्तिका से होती हुई ये नली है, कहाँ पर वो वर्तिका बीजांड तक पहुंचती। पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। तो पराग नलिका, जो पराग नलिका है, पराग नलिका ये है, पराग नलिका में दो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो इसमें कितने नर युग्मक होते हैं पराग नलिका में, दो नर युग्मक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आप देखते हैं जीवन का केंद्र बीजांड की संरचना। अभी बच्चों तक हमने बीजांड दिखा था। बीजांड द्वार, ये क्या है, बीजांड का द्वार है। वह छिद्र जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है। यहां से क्या कर रही है, पराग नलिका क्या करती है, प्रवेश करती है। पराग नलिका क्या कर रही है, प्रवेश करती है। बीजांड का है, बीजांड का मुख्य भाग होता है ये, यहां से प्रवेश करती है। मुख्य भाग क्या होता है, ये वाला भ्रूणकोश। ये आगे चल करके क्या है, भ्रूणकोश। तो बीजांड काय में स्थित थैलीनुमा संरचना है। ये थैलीनुमा क्या है बच्चों, संरचना है। ये अंडकोश, भ्रूणकोश से भीतर स्थित मादा युग्मक। भ्रूणकोश से होती हुई भीतर क्या है, एक मादा युग्मक। तो बच्चों हमने सारी रचनाएं जो है, पुष्प की सारी रचनाएं देख ली। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। महामिलन, अब उसका मिलन होगा, नर और मादा युग्मक का संलयन। तो बच्चों हम देखेंगे जो परागकण आए तो कहाँ मिल रहे हैं, अंडाशय में मिल रहे हैं, देखो बीजांड में मिल रहे हैं। तो पराग नलिका से बीजांड में पहुंचने पर एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संलयन करता है। तो नर युग्मक जो है अन्य कोशिका से क्या करता है, मिलता है या संलयन करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक अन्य कोशिका से मिलता है, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो बच्चों मिलने को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद निषेचन जब होता है फिर क्या होता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है बच्चों, युग्मनज बनता है। तो अच्छा एक एक पॉइंट जो है हमने आपको विस्तृत बताया, एक एक पॉइंट जो है आपको अगर आज ग्रुप डी में पूछता है तो एक एक पॉइंट आप देखते रहो। तो निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों, युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद काया पलट। निषेचन के बाद क्या होता है पहले देखेंगे अपन। इसको बीजांड को देखा अपन ने, अंडाशय को देखा, पुष्प के अंदर भाग जैसे बाह्य दल और दल सूखकर झड़ जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं पहले ये देखो बच्चों, यहां पर निषेचन के बाद जो है देखो बच्चों बीज बनता है, फिर फल बनता है। धीरे धीरे निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, फिर वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक कोशिका से संपूर्ण भ्रूण तक का विकास। अब एक कोशिका से अब वो बीज बन गया, बीज से क्या होगा, तो बच्चों युग्मनज जायगोट बन गया। जायगोट से अब क्या हो रहा, युग्मनज के कई बार विभाजन होता है। अब वो अंदर क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, विभाजन हो रहा। अब वो एक कोशिका बन रहा। अब अपन ने कोशिका पढ़ा है, कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, देखते हो। तो युग्मनज में कई बार विभाजन होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण। अब बच्चों युग्मनज के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है बच्चों, भ्रूण बनता है, देखते हैं। अब जायगोट का क्या हो रहा, विभाजन हो रहा। अब जायगोट देखो तो बच्चों दिख रहा है कि विभाजन हो रहा है, इसमें दिख रहा है विभाजन, विभाजन हो रहा बच्चों। अब देखो बच्चों एक सेल थी, दो सेलों में परिवर्तित होगी, दो सेल देखो कई सेलों में, कई सेलों में देखो भ्रूण बनना है। तो बच्चों धीरे धीरे वो क्या क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है। क्या बना ले रहा है वो, भ्रूण बना लेगा।
यह भ्रूण बाद में एक नए पौधे के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। अब भ्रूण बनने के बाद वो क्या करता है, नए पौधे बनने की क्या कर रहा है, क्षमता प्रदर्शित कर रहा है। तो भ्रूण बीज के अंदर सुरक्षित रहता है। जो भ्रूण है वो बीज के अंदर अपन लोग देखते हैं, जो बीज के अंदर क्या रहता है, वो सुरक्षित रहता है और अंकुरित के लिए अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते रहता है। अब देखो समय देखना पड़ता है कब वो फसल उगती है। हर जो रबी की फसल किस टाइम उगती है, खरीफ की फसल, तो वो देखता रहता है कि क्या अनुकूल समय देखता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों, तो भविष्य का पौधा एक छोटे पैकेट में। अब देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बीज में एक छोटा सा कुरा निकलता है, तो बच्चे ऐसा देखा होगा अपन ने। तो भ्रूण एम्ब्रियो शिशु पौधा जिसमें प्रांकुर या भविष्य का तना या मूलांकुर भविष्य की जड़ होते हैं। तो भ्रूण में भविष्य का तना और भविष्य की जड़ जो है होते हैं। ये क्या होता है बच्चों, बीज पत्र भ्रूण के लिए संग्रहित भोजन। तो भ्रूण में ये क्या होता है, बीज पत्र होते हैं, तो इनके लिए ये क्या करता है, भ्रूण को क्या देता है, भोजन क्या देता है बच्चों। ऐसे हमने मादा में देखा था कि प्लेसेंटा क्या दे रहा है, भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। तो बीज पत्र क्या देता है बच्चों, इसमें भोजन संग्रहित करता है। बीज आवरण, तो बीज की बाह्य सुरक्षा करता है। ये बीज की क्या, बीज आवरण है, तो बीज का क्या कर रहा है, बाह्य सुरक्षा कर रहा है। तो बच्चों ये एक पॉइंट को हमने बताया। नेक्स्ट चलते हैं, जीवन का चक्र पूरा होगा। तो बच्चों हमने देखा, तो पहले तो हमने एक पुष्प की आकृति देखी थी, पुष्प की आकृति देखी थी, उस पर परागण हो गया, स्वपरागण, परपरागण के बाद क्या हो रहा, उसमें परागकण चिपक रहा है, इसमें जो है इंद्रनलिका के द्वारा वो परागण अंडा सतह पहुंचा, निषेचन की प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया के बाद वो क्या होगा, भ्रूण में परिवर्तित होगा, फल बना, बीज के बाद क्या होगा, अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद क्या होगा, वो पौधा बना, पौधे के बाद फिर क्या होने लगता वो। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया पुष्प से बीज तक पौधे में जीवन चक्र पूरा पढ़ा। हमने पूरा चक्र के बारे में पढ़ा, एक एक बात को क्लियर किया। तो क्लास जो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कमेंट कर दो, जो कुछ नहीं समझ में आता कमेंट करो, और नेक्स्ट क्लास का वेट करो, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद थैंक यू।